सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को। और आज के वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए वन लाइनर आंसर। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने दो प्रश्नों को उदाहरण के तौर पर लिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है। ऑप्शन है हमारा ए लिनियस, बी लैमार्क, सी मेंडल, डी डार्विन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने नीचे दे रखा है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। और इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसे मैंने फिर उदाहरण के तौर पर आपके सामने लाया है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय बोले तो मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसका आंसर मैंने नीचे दे रखा है। इंसुलिन मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का चयापचय बोले तो मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो बहुत सारी बातें होगी आगे के लिए। हम क्वेश्चन में जैसे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन तो मैंने नहीं दिया है बट वन लाइनर आंसर दिया है, जिससे मैं समझता हूँ कि इसके प्रथम भाग और द्वितीय भाग से अभी तक बीपीएससी में पूछे गए जीव विज्ञान के मैक्सिमम क्वेश्चंस हल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हुए देखते हैं। दो क्वेश्चन को मैंने उदाहरण के तौर पर दिया, उसका आंसर दिया, और अब क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया जाए इसके बारे में वन लाइनर है हमारा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। आप इसे इसी प्रकार पढ़ेंगे और मनोमस्तिष्क में इसे उतारने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, वह आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। चार्ल्स डार्विन 12 फरवरी 1809 से 19 अप्रैल 1882 ने क्रम विकास इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रम विकास के बारे में जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जीवों में क्रम से विकास हुआ है, जैव विकास हुआ है। और जैव विकास की अगर बात करें तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, जिसमें डार्विन का सिद्धांत है, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, और लैमार्क का सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। साथ ही डिवेरिज के सिद्धांत आते हैं म्यूटेशन का, उत्परिवर्तन का। और सारे के सारे थ्योरी यह बताते हैं कि जीवों में क्रमिक विकास हुआ है, अर्थात एक चेन में जीवों का विकास हुआ है। सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, अर्थात सरल से जटिल की तरफ जीवों का विकास हुआ है। अगर हम क्रम विकास में विश्वास करते हैं, जैसा कि हमारा विज्ञान कहता है, हमारा जीव विज्ञान कहता है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। और जो हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है और शरीर के रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसा कि आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा फ्रेंड्स कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है। तो इंसुलिन से संबंधित बहुत सारी बातों को मैंने अपने इस वीडियो में लाया है। आप एक एक करके याद करेंगे। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है
जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है और रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। इसी क्रम में हम देखते हैं मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, जिससे ऊपर का जो क्वेश्चन है हल हुआ था फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ेंगे। इंसुलिन अग्नाशय पेनक्रियाज से स्रावित होती है। पेनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। तो इस क्रम में हम देखेंगे, यहाँ 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। पहला कि पेनक्रियाज के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है, तो लैंगरहंस भाग से होता है फ्रेंड्स। लैंगरहंस की द्वीपिकाओं से होता है। और इस पर फिर क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि लैंगरहंस की द्वीपिकाओं बोले तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस की किन कोशिकाओं से, तो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन। आप इसे भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या है फ्रेंड्स? तो एक प्रकार का प्रोटीन है और अधिकांश हार्मोन प्रोटीन होते हैं। आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। हम जानते हैं हमारे यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता रहता है और जब कभी हम उपवास करते हैं या भोजन नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती है। खासकर शीत निष्क्रिय जीवों जैसे मेढक में शीत निष्क्रियता के दौरान उसके यकृत में जमा ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज में बदलकर उसे ऊर्जा प्रदान करती रहती है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है और साधारणतया इसे हम चीनी की बीमारी कहते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे भी याद रखेंगे। VVI क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है और इसमें हार्मोन्स के नाम दे दिया जाएगा, जैसे इंसुलिन, जैसे ग्लूकागोन, जैसे थायरोक्सिन, जैसे एड्रेनलिन। जो बहुत सारे हार्मोन विभिन्न तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है, उसके नाम दिए रहेंगे। आपको चुनाव करना है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का स्वरूप है फ्रेंड्स। आप इसे भी याद रखेंगे। ग्लूकोज सिंपल प्रकार का मोनोसेक्राइड है, जबकि ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बोले तो जटिल कार्बोहाइड्रेट है और दोनों का शरीर में इंटर कन्वर्सन होता रहता है। बोले तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और जब कभी आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। यह क्रिया कहाँ चलती है फ्रेंड्स? आप इसे भी याद रखेंगे। यकृत में चलती है, लीवर में चलती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में चलती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेनिसिलिन तथा सल्फाडामाजिन एंटीबायोटिक है। यह भी आपके BPSC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स और उसी के लिए यह आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि ये दोनों एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है हमारा चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम चावल की अगर बात करें तो 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो ऊर्जा का स्रोत है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। प्रति ग्राम वसा से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बट यहाँ हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है, जबकि वसा के ऊर्जा निकलने में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट इज द स्टार्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप खिलाड़ियों को ग्लूकोज लेते हुए देखा होगा, क्योंकि उसे दौड़ने के दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिक दौड़ और अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और इस क्रम में वह
ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करता है, उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती रहती है, सतत ऊर्जा मिलती रहती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कीट संवर्धन। कीटों की वृद्धि के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन के विज्ञान को जेनेटिक्स कहते हैं। और इसी क्रम में हम देखेंगे जॉर्ज मेंडल एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। उन्होंने, आपने जैसा पढ़ा होगा कि मटर के पौधे पर प्रयोग किए, 2 प्रकार के प्रयोग किए, एक संकर संकरण, दूसरा था द्विसंकर संकलन, जिस बारे में आप हमारे पूर्व के वीडियो को अगर देखेंगे तो समझेंगे और जानेंगे उसके बारे में, प्रयोग के बारे में। और एक संकर संकलन में 3:1 का रेशियो आया था, जबकि द्विसंकर में 9:2, 3:2, 3:1 का रेशियो आया था। फ्रेंड्स, आप उसे भी याद रखेंगे। हमारे वीडियो को जो मैंने डाला है पहले जीव विज्ञान से संबंधित, आप अध्ययन करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। लौंग पौधे का शुष्क पुष्प कली होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पादप कली, एक भूलनीय टहनी है। नेक्स्ट है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे, हेलोफाइट कहलाते हैं। पौधे 3-4 प्रकार के होते हैं, हेलोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट। इन पौधों के बारे में मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है। आगे हम बढ़ते हैं। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि मापने वाला यंत्र है। ईईजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। और जहाँ तक ईसीजी का प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी से हृदय की गतिविधि का पता लगाया जाता है। और दोनों में कन्फ्यूजन न हो इसलिए मैंने उसे भी बता दिया है। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि मापने वाला यंत्र है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र है। आगे हम बढ़ते हैं। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है फ्रेंड्स, बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते हैं। आप इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, पैतृक लक्षण, वह उसके संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ऐसा आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। मैं फिर एक बार चर्चा कर दूं कि उनका प्रयोग मटर के पौधे पर था, गार्डन पी पर था, और जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सेटाइवम। आप इसे भी याद रखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायसम सेटाइवम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिक्सर ने 1869 में किया था। डीएनए क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? आदि सारी बातें मैं नीचे बता रहा हूँ फ्रेंड्स। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती है। डीएनए बोले तो आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिका की क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की मूल इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए की मूल इकाई क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है फ्रेंड्स। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीएनए और आरएनए क्या है? दोनों के दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं, हेरिडिटरी मटेरियल हैं। आप इसे भी याद रखेंगे।
डीएनए और प्रोटीन का समूह जो गुणसूत्र बनाता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्रोमेटिन किसे कहते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन का समूह जो गुणसूत्र बनाता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आरएनए पूर्ण रूप से राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है फ्रेंड्स। आरएनए का पूरा रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आरएनए कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। केंद्रक में पाए जाने का अर्थ है अर्थात डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए का निर्माण होता है और यह केंद्रक से निकलकर कोशिका के केंद्रक से निकलकर न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आती है। कहाँ आती है फ्रेंड्स? राइबोसोम पर, जहाँ प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, जैसा कि आप जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा विषाणु में आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु की चर्चा अगर करें तो कोरोना वायरस के केस में यह विषाणु काफ़ी चर्चा में रहा है फ्रेंड्स। तो विषाणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। विषाणु में आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में संचित भोजन के रूप में ग्लाइकोजन जमा रहती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और आपको क्वेश्चन पूछेगा यकृत एवं मांसपेशियों में संचित भोजन के रूप में क्या जमा रहती है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च या फिर ग्लूकोज? तो आपका ऑप्शन होगा ग्लाइकोजन जमा रहती है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो 70% पानी होता है। प्रति 20 प्रतिकारक विटामिन के होता है। विटामिन के की अगर बात करें तो यह रक्त का थक्का बनने में मददगार होता है। कैल्शियम तत्व की बात करें तो रक्त का थक्का बनने में मददगार होता है। हमारे शरीर में रक्त बहते क्रम में नहीं जमता क्योंकि हिपेरिन होता है और शरीर के बाहर यह जम जाती है किसकी मदद से? तो फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन की मदद से। आप इसे भी याद रखेंगे और विशेष जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखेंगे जो जीव विज्ञान में मैंने दे रखा है। नेक्स्ट है को हमारा यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। आपसे पूछा जाता है विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है फ्रेंड्स। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल अगर आप इसे याद रखेंगे तो यह आँख के रेटिना से संबंधित है फ्रेंड्स। और रेटिना की अगर बात करेंगे तो रतौंधी को भी याद रखेंगे। तो रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या फिर कॉर्निया सूखने लगती है, जिसको जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। इसके लिए आप विटामिन पर आधारित हमारा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संक्रमण रोधी विटामिन होता है। कौन? तो यह विटामिन ए संक्रमण रोधी होता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन इज नोन एज विटामिन ए। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख स्रोत है विटामिन ए के दूध, मक्खन, अंडा, मछली। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे भी आप याद रखेंगे। आवर लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है हमारा यकृत में पित्ताशय गॉल ब्लैडर नामक थैली होती है। और अगर गॉल ब्लैडर की बात करें तो यकृत के पित्ताशय में पित्त बाइल जमा रहता है। नेक्स्ट है हमारा पित्त का अगर हम बात करें तो पित्त का पाचन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, अर्थात पित्त में एंजाइम नहीं होते, बट ये बाइल जो हरे रंग का होता है यह वसा के पायसीकरण एवं अवशोषण में भाग लेता है। पायसीकरण को अंग्रेजी में एमल्सिफिकेशन कहते हैं।
यह वसा को छोटे छोटे अत्यंत छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिस पर लाइपेज एंजाइम काम कर इसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करें तो आपको पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, जैसा कि BPSC की परीक्षा में कई बार पूछा गया है और बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 को कोबालमीन का भी कहा जाता है। कोबालमीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है विटामिन B12 एकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमीन होता है। और आपसे पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। त्वचा का रंग हल्का पीला पड़ जाता है, शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके प्रमुख स्रोत हैं मांस में मछली, यकृत, दूध और दूध से बनी चीज़ें, पनीर इत्यादि में विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रक्त पर आधारित पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको जैसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है आपको, तो रक्त के बारे में कुछ जानकारी मैंने अतिरिक्त दे रखी है। रक्त कैसा ऊतक है फ्रेंड्स, तो यह तरल संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, अर्थात रक्त हमारे शरीर में तरल के रूप में बहती रहती है, लेकिन क्या है, ऊतक है, टिश्यू है। रक्त की अगर बात करें तो रक्त के pH का मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त एक क्षारीय द्रव है। रक्त की अगर बात करें तो रक्त में प्लाज्मा और 3 प्रकार की कोशिकाएं बोले तो RBC लाल रक्त कोशिका, WBC श्वेत रक्त कोशिका और ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। आप यहाँ याद रखेंगे RBC का अन्य नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, WBC का अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। VBI फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाल रक्त कोशिका RBC का क्या काम होता है फ्रेंड्स, तो इसे आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है। WBC का क्या कार्य होता है फ्रेंड्स, तो शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। जबकि ब्लड प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा रक्त में आप जानेंगे स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा स्वस्थ व्यक्ति में रक्त कितने लीटर तक होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, रक्तचाप मापने के यंत्र को एस्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। VBI इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वृक्क से प्रति मिनट औसत 1200 सीसी रक्त का प्रवाह होता है। वृक्क की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वृक्क मीन किडनी मीन्स गुर्दा, जो भी आप बोले, तो किडनी से प्रति मिनट औसत 1200 सीसी रक्त का प्रवाह होता है। किडनी हमारे शरीर में डायलिसिस का काम करती है, अर्थात रक्त से अशुद्धि को निकालकर जो नाइट्रोजन युक्त औषधीय पदार्थ होते हैं उसको मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। आप इसे भी याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि रक्त में अशुद्धि का शुद्धिकरण कौन करता है, तो वह वृक्क करता है, किडनी करता है, या फिर बोले तो गुर्दा करता है।
इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन है। तो आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की चर्चा करते हैं। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। आप इसे भी याद रखेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दो कार्य होते हैं फ्रेंड्स। स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन के विकास और दूध स्राव को प्रभावित करता है। और दुग्ध पालक गाय भैंसों को दूध प्राप्त करने हेतु कृत्रिम ऑक्सीटोसिन देते हैं। हार्मोन से आपके परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि का वीडियो देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड। थायरोक्सिन में आयोडीन होती है। थायरोक्सिन की अगर बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन अबट्टू ग्रंथि या थायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होता है। थायरॉयड ग्लैंड की अगर बात करें तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो गर्दन के भाग में स्थित होती है। और थायरोक्सिन की अगर बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन की अगर बात करें तो थायरोक्सिन में आयोडीन होती है। और आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। घेघा को ग्वाइटर या गलकंड भी कहते हैं। इसमें गले के भाग में थैला समान रचना लटक जाती है, अर्थात ऐसा होता है तो थायरॉयड ग्रंथि फूल कर लटक जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। थायरोक्सिन में आयोडीन होती है। आयोडीन की कमी से घेघा होता है। थायरोक्सिन हार्मोन अबट्टू ग्रंथि या थायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होता है। थायरॉयड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो गर्दन के भाग में स्थित होती है। और अगर हम बात करें कि आयोडीन की कमी शरीर में न हो तो इसके लिए हम आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं, जिसमें आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में रहता है। आप इसे भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट बोले तो हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है फ्रेंड? तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। नेक्स्ट है हमारा, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किचन ऑफ सेल। नेक्स्ट हमारा, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से, जिसकी उपस्थिति से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रोफ कहलाते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोशिका का शक्ति गृह, शक्ति स्रोत। कौन सा अंगक होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, थर्मल पावर स्टेशन या फिर बिजली घर भी कहते हैं। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। एटीपी की अगर बात करें तो एटीपी को ऊर्जा, मुद्रा, एनर्जी, करेंसी कहा जाता है। और एटीपी के पूर्ण रूप की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। पौधों में भ्रूण बीज मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है और भ्रूण के अंकुरण से, बीज के अंकुरण से भ्रूण एक पूर्ण विकसित पौधे में बदल जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्लोरोफेनिकॉल प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। सल्फागोनाइडिन सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है, जिसका उपयोग जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में किया जाता है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोग हैं, अर्थात प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग है। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड का संबंध आंत से होता है, आंत ज्वर भी कहते हैं इसे।
और टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी जीवाणु उत्तरदायी है, या बोले तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। इसी प्रकार हैजा, जिसे हम कॉलरा भी कहते हैं, यह विब्रियो कॉलरी जीवाणु के कारण होता है। दोनों के दोनों टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोग है, आप इसे याद रखेंगे। आपको पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन जलजन्य रोग हैं, वाटरबॉर्न डिजीज। नेक्स्ट है हमारा यकृत। यकृत की अगर बात करें, एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो खाद्य विषाक्तन अफ्लाटॉक्सिन्स द्वारा प्रभावित हो जाती है। लिम्फोसाइट की अगर बात करें, जिसे हम WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, तो इसका निर्माण मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पलिहा, या अंग्रेजी में बोले तो स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो आदि में होता है। लिम्फोसाइट। आगे की कड़ी में बढ़ते हैं फ्रेंड। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम रेडियो फॉस्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 के प्रयोग से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर का ताप सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह SSC वगैरह परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो कोई भी परीक्षा हो तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अब बढ़ता जा रहा है, और सारे के सारे परीक्षा में बहुत तरह के ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो हायर रैंक की परीक्षा में भी उपस्थित होते हैं और हायर रैंक की भी तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप इसे भी याद रखेंगे और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक भरोसे के साथ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, और यह पूछा जाता है कि किस तिथि को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है, या डायबिटीज़ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे डायबिटीज़ दिवस। डायबिटीज़ की बात करें, मधुमेह की बात करें, तो यह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। मैंने पहले बताया कि इंसुलिन पेनक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, और अग्नाशय एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि है। इससे पाचक रस भी स्रावित होता है, हार्मोन भी स्रावित होता है। इसके अंतःस्रावी भाग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से हार्मोन स्रावित होता है। किन कोशिकाओं से होता है? बीटा कोशिकाओं से होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आप उसे भी याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा, इसे प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, PPLO। आप ये से याद रखेंगे, जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे, विषाणु की बात करें, विषाणु वायरस की कोशिका में एंजाइम नहीं होता है। VBI क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिल तथा मोलिश गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत में कार्यक्रम आह्वान 2003 में HIV एड्स की रोकथाम के लिए चलाया गया है। HIV की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और HIV से एड्स होता है। एड्स की बात करें तो एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स। और एड्स से बचने का सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा प्रिकॉशन है कि हम किसी अपरिचित व्यक्ति से सेक्स संबंध न बनावें। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे, ने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन बोले तो ट्रांसप्लांटेशन किया था। तो आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, और इसी प्रकार से विज्ञान के इतिहास के बहुत सारे BPSC में पूछे गए प्रश्नों के लिए आपको टिप्स लाएंगे।
और आप उसे देखकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्नों को हल करेंगे और पुराने क्वेश्चंस को, जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसका रिवीजन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाली परीक्षा में पुराने पूछे गए क्वेश्चन से ही रहेंगे, ऐसा विश्वास है। ऐसा होता रहता है, या फिर अदल बदल कर होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। और साथ ही साथ आज समय भी बहुत हो गया, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।